हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी ब्रेन्स एजुकेशन। इंडियन पॉलिटी बाय एम लक्ष्मीकांत की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। सेकंड चैप्टर की ये लास्ट वीडियो होने वाली है। इसके बाद अगली वीडियो में हम इसका थर्ड चैप्टर शुरू करेंगे। पिछली वीडियो में हमने इनेक्टमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा था, मेजर कमिटीज़ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा था। आज हम देखेंगे एनफोर्समेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। 26 नवंबर 1949 की बात है, जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पे साइन करा था सब लोगों ने मिलके। कितने मेंबर्स प्रेजेंट थे? 284 मेंबर्स उस वक्त प्रेजेंट थे। टोटल 299 मेंबर्स में से इन लोगों ने जो फाइनल कॉन्स्टिट्यूशन था उस पर साइन करा था। उस दिन बारिश पड़ रही थी, तो ये दिन काफ़ी शुभ माना जाता है कि ये अच्छा इंडिकेशन है कि कोई भी अच्छा काम हो रहा हो, उस वक्त बारिश पड़े तो ये एक अच्छा इंडिकेशन माना जाता है। देन उसके बाद जब साइन करा था 26 नवंबर 1949 पर, लेकिन तभी हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एकदम एक्शन में नहीं आया था। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक्शन में आया था 26 जनवरी 1950 को। तो फिर ये ऐसा डेट क्यों चूज़ करी गई? अगर 26 नवंबर 1949 को ही साइन हो गए थे तो तभी ये एक्शन में क्यों नहीं लिया गया? इस डेट के पीछे भी एक लॉजिक है। 26 जनवरी 1950 ये डेट चूज़ करने के पीछे जो लॉजिक था वो ये था कि इसी तारीख को 1930 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के एक सेशन में, जो कि लाहौर में हुआ था, वहाँ पर पूर्ण स्वराज डिक्लेयर करा था। वहाँ पर कहा था कि हमको पूर्ण स्वराज चाहिए। पूर्ण स्वराज की डिमांड यहाँ इस सेशन में करी थी 26 जनवरी 1930 को। और तभी ये डिक्लेयर हुआ था कि हमारा देश जब भी आज़ाद होगा तो हम उसकी आज़ादी का दिन ये चूज़ करेंगे। लेकिन 1947 की बात हो रही है, हमारा देश हो जाता है अगस्त में ही आज़ाद। जब हमारा देश अगस्त में आज़ाद हो रहा है तो 1947 की तो जनवरी निकल गई। तो फिर अगले साल यानी कि 1948 की जनवरी, 26 जनवरी का वेट करना, तो ये तो बेवकूफ़ी थी कि जब देश आज़ाद हो रहा है तो उसको करो ना, इतना टाइम लगाना ही क्यों, बेवजह का वेट क्यों करना। तो फिर इन्होंने क्या करा कि ठीक है कोई बात नहीं, हम लेकिन जो हमने वादा करा था 26 जनवरी 1930 को कि हमारा देश इस तारीख को ही आज़ाद होगा, उस तारीख में क्या करेंगे, हम कुछ और एक इम्पोर्टेंट चीज़ करते हैं। अब यहाँ पर 26 नवंबर 1949 को साइन हो जाता है संविधान पर, लेकिन ये कहते हैं कि ये लागू, ये जब पावर में आएगा, ये जब फोर्स में आएगा कॉन्स्टिट्यूशन, ये हम अभी नहीं करते। एक काम करते हैं, नवंबर के बाद दिसंबर जनवरी 2 ही महीने बाकी हैं, अगले साल 26 जनवरी 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन वर्क करने लगेगा, मतलब पावर में आ जाता है। तो फिर इस वजह से हम इसको आज भी इम्पोर्टेंट मानते हैं। इस वाले डे को रिपब्लिक डे के नाम से आज तक हम इस डे को एंजॉय करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। तो आज आपको पता चल गया कि इसके पीछे का रीज़न क्या है। उसके बाद कुछ ब्रिटिशर्स के इम्पोर्टेंट एक्ट थे, जैसे कि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 हो गया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 हो गया। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट एक्ट थे और इसमें से बहुत सारी चीज़ें हमारी संविधान में लेकर एज इट इज़ उठाई गई हैं, क्योंकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट भी थे और अच्छे से बने हुए थे, काफ़ी बड़े एक्ट थे ये। तो इन एक्ट की जो पावर थी अभी उसको नहीं ख़त्म करी गई, मतलब ये एक्ट में जो जो चीज़ लिखी है अभी वो लागू हो रखा है। लेकिन हाँ, अगर वो कुछ चीज़ हमारे देश के संविधान से क्लैश करती हैं, मतलब जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चीज़ लिखी हुई है और जो इन दोनों एक्ट्स में लिखी हुई है, इन दो के बीच में कुछ क्लैश होता है, तो वहाँ पर जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई चीज़ है हमेशा वो जीतेगी। इन एक्ट में जो लिखी हुई चीज़ है उसको हम नहीं मानेंगे, उसको हम वैलिड नहीं मानेंगे। इस तरीके से इन एक्ट को भी अभी तक रखा हुआ था, मतलब एकदम ख़त्म नहीं करा, क्योंकि जिन्होंने संविधान बनाया था उनको अभी भी लगता था कि हो सकता है इतना बड़ा देश है, कहीं ना कहीं हमारे संविधान में कोई कमी रह गई हो, कुछ ऐसी चीज़ निकल के आए बाद में जो चेंज करी जा सकती है। तो एटलीस्ट ये जो एक्ट हैं ये भी काफ़ी अच्छे हैं, इनको हम रखते हैं एज इट इज़, फ़िलहाल एज अ सिक्योरिटी इनको रखते हैं। लेकिन एक एक्ट को इन्होंने ख़त्म कर दिया। उस एक्ट का नाम था द एबोलिशन ऑफ प्राइवी काउंसिल जुरिसडिक्शन एक्ट। उस एक्ट का नाम था प्राइवी काउंसिल जुरिसडिक्शन एक्ट। इस एक्ट को इन्होंने ख़त्म कर दिया। क्यों ख़त्म कर दिया इस एक्ट को? क्योंकि ये कहता था कि जो भी हमारे देश की
बड़े बड़े जो कोर्ट वगैरह हैं इनमें कोई भी अपील होगी तो वो प्राइवी काउंसिल में होगी, जो कि ब्रिटेन में था। अब जब हमारा देश है तो इसमें किसी भी कोर्ट के हिसाब से किसी भी कोर्ट की अपील प्राइवी काउंसिल में क्यों होगी भाई? अब तो हमारा देश आज़ाद था ना, तो फिर प्राइवी काउंसिल जुरिस्डिक्शन एक्ट को यहाँ पर ख़त्म कर दिया गया। देन उसके बाद एनफोर्समेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में इतना ही था। देन हम देखते हैं क्रिटिसिज्म ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्रिटिसिज्म, जब कुछ चीज़ बनती है तो उसमें कुछ लोग होते हैं जो तारीफ़ भी करते हैं और कुछ लोग होते हैं जो उसमें कमियां निकालते हैं। तो अब हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या कमी निकाली गई, ये क्रिटिसिज्म है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मतलब जो एक असेंबली बैठी थी उसका क्रिटिसिज्म है ये। कॉन्स्टिट्यूशन मैंने गलती से लिख दिया। उस असेंबली में क्या क्या चीज़ें कमी निकाली गई। सबसे पहले बोला गया ये एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं है, मतलब ये बोला गया कि यहाँ पर पब्लिक ने वोट नहीं करा, पब्लिक ने इसके लिए वोट नहीं करा और यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज नहीं इसमें फॉलो हुई। अब यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या होता है? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज एक ऐसी फ्रेंचाइज होती है जिसमें एक एज सेट कर दी जाती है। जैसे कि आज हमारे देश में 18 वर्ष की उम्र एक एज सेट है, इससे ऊपर हर कोई वोट देने के लिए एलिजिबल है। हर किसी की वोट का एक ही पॉइंट माना जाएगा। ऐसे नहीं कि अमीर है तो उसकी वोट को 3 गिना जाएगा, 2 गिना जाएगा, जो गरीब है तो उसकी वोट को 1 गिना जाएगा। या फिर ऐसा नहीं कि जो अमीर है तो वो 2 बार 3 बार 4 बार वोट दे सकता है, या फिर उसकी वोट में कुछ ऐसी अलग फ़र्क है जो गरीब में नहीं है, या फिर कोई एजुकेटेड है तो उसमें ज़्यादा फ़र्क है। ऐसा नहीं, एक उम्र सेट कर दी। जैसे हमारे देश में 18 साल से ऊपर का कोई भी इंसान हो, कहीं भी रहता हो, कुछ भी करता हो, किसी भी रिलीजन किसी भी कास्ट से हो, वो वोट दे सकता है और उसकी वोट को 1 वोट गिना जाएगा, 1 पॉइंट गिना जाएगा। इसको बोलते हैं हम यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। तो ये बोलते हैं पहले जो क्रिटिसिज्म होता है वो यही कहता है कि हमारे देश की जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं है। ना तो यहाँ पर वोट दिया गया, ना यहाँ पर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को फॉलो किया गया। लेकिन क्या कर सकते थे यहाँ पर? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज भी कैसे फॉलो कर सकते थे? काफ़ी लोग ऐसे थे जिनको पता ही नहीं था कि वोट क्या होता है। वो किसान विसान हुआ करते थे, खेतों में काम कर रहे हैं, उनको ये भी नहीं पता था कि हम वोट कैसे देते हैं, किसको वोट दें। तो यहाँ पर जो भी उन लोगों को तब ठीक लगा था वो उन्होंने करा था और एक अच्छा बहुत बेहतरीन कॉन्स्टिट्यूशन हमारे देश के लिए प्रोवाइड करा। अब ये कहते हैं कि नॉट अ सोवरेन बॉडी। अब ये हमारे देश की जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है ये एक सोवरेन बॉडी नहीं है, मतलब ये जस्ट इंडिया के लोगों ने मिलकर नहीं बनाई है। यहाँ पर बाहर की जो पावर है उसका भी यहाँ पर हाथ है, यानी कि ब्रिटिशर्स का यहाँ पर हाथ है। लेकिन अब जो क्रिटिसाइज़ करते हैं वो बिना सोचे समझे क्रिटिसाइज़ करते हैं। अब यहाँ पर देखा जाए तो हम लोग ब्रिटिशर्स से ही तो आज़ाद होना चाह रहे हैं। अब जब ब्रिटिशर्स से आज़ाद होना चाह रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि वो कुछ भी करेंगे तो उसमें ब्रिटिशर्स का तो हाथ ही होगा ना। हम जिन लोगों से छुटकारा पा रहे हैं, अगर हमारी आज़ादी में उनका ही हाथ नहीं होगा तो फिर हम कैसे उन लोगों से छुटकारा पा सकते हैं? लेकिन ये बोलते हैं कि असेंबली बनी है ब्रिटिशर्स की वजह से, असेंबली बनी है ब्रिटिशर्स की वजह से, इसमें जो भी हो रहा है वो ब्रिटिशर्स के कॉन्सेंट पे हो रहा है, ब्रिटिशर्स अलाउ कर रहे हैं तो हो रहा है। तो भाई ये जाहिर सी बात है, जब उनसे हम लोग फ्री होना चाहते हैं तो उनका इन्वॉल्वमेंट तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। अब आगे की बताते हैं। कोई क्रिटिसाइज़ करता है, कहता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है ये एक टाइम कंज्यूमिंग बॉडी है, इसने बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग करा। उनके हिसाब से ये बोलते हैं कि जो अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन है उसने 4 महीने लिया था अपने आप को कंप्लीट करने के लिए। ये बोला था इन्होंने कि इन्होंने सिर्फ 4 महीने लिया था। लेकिन अब अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? अमेरिका तो यूनाइटेड स्टेट्स है ना। अमेरिका में तो यूनाइटेड स्टेट्स हैं, बहुत सारी स्टेट्स हैं, सबका अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन है, वो सब मिलके अमेरिका बना रहा है। लेकिन हमारा देश जो है इसमें जितनी भी स्टेट हैं, बेशक वो हमारी सारी स्टेट मिलके इंडिया बना रही हैं, लेकिन हर स्टेट का अपना अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है।
पूरे इंडिया का एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है, तो फिर यहाँ पर क्यों टाइम नहीं लगेगा भाई? बिल्कुल लगेगा। इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन, इतना बड़ा देश, इतने सारी डाइवर्सिटी, इतने सारे लोग, इतनी सारी लैंग्वेज, इतने सारे कल्चर, हर किसी के कल्चर को, हर किसी की लैंग्वेज को मेंटेन करके, हर किसी के सेंटिमेंट्स को मेंटेन करके चलना है, किसी के सेंटिमेंट्स भी हर्ट ना हो, तो भाई टाइम तो लगेगा ही ना। लेकिन यहाँ पर एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के ही एक कोई मेंबर थे जिनका नाम था नज़ीरुद्दीन अहमद। वो बोलते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी को, जो ड्राफ्टिंग कमेटी है जिसने कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करा था, वो बोलते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी को कि भाई ये ड्राफ्टिंग कमेटी नहीं है, ये है ड्रिफ्टिंग कमेटी। ड्रिफ्टिंग का मतलब होता है रेंग रेंग के चलना। तो वो बोलते हैं कि ये तो रेंग रेंग के चल रही है, इतना टाइम लगा रही है, इतना टाइम लगा रही है। लेकिन अब क्या ही कह सकते हैं भाई, जब टाइम लगेगा ही, जब एक अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन निकल के आएगा तो वो जाहिर सी बात है टाइम तो लेगा ही। खैर आगे देखते हैं। डोमिनेटेड बाय कांग्रेस। अब कुछ लोग कहते हैं कि ये जो संविधान है, ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, इसमें ज़्यादातर कांग्रेस का ही डोमिनेशन है। ग्रेविल अस्टिन थे, एक ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन के एक्सपर्ट माना जाता था। वो बोलते हैं कि एक वन पार्टी बॉडी है ये, यहाँ पर सिर्फ एक ही पार्टी का पूरा राज चल रहा है, और ये किसी भी देश के लिए बहुत अच्छी चीज़ नहीं है कि वहाँ पर सिर्फ एक ही पार्टी हो। एक अच्छे देश को अच्छे से चलने के लिए वहाँ पर कई सारी पार्टी का डोमिनेशन होना बहुत ज़रूरी है, कई सारी बड़ी पार्टी का होना बहुत ज़रूरी है, तभी एक हेल्दी कंपटीशन चलेगा। खैर उस वक्त कांग्रेस इतनी ज़्यादा पॉपुलर थी कि कांग्रेस को ही सब लोगों ने वोट दी थी, कांग्रेस काफ़ी ज़्यादा सीट वहाँ पर जीती थी। लेकिन बाद में और भी पार्टी बनी तो इनकी ये बात भी इतनी ठीक नहीं थी। इनों के जो लाइंस थी वो ये थी कि वन पार्टी बॉडी है, द असेंबली वॉज द कांग्रेस एंड द कांग्रेस वॉज इंडिया। ये बोलते हैं पूरी असेंबली जो है वो कांग्रेस ही है और कांग्रेस जो है वो इंडिया है, मतलब ऐसी ऐसी लाइंस थी, ये बोल रहे हैं ग्रेविल अस्टिन। उसके बाद ये बोलते हैं लॉयर पॉलिटिशियन डोमिनेटेड। अब यहाँ पर ये बोलते हैं कि जो असेंबली है इसमें सबसे ज़्यादा लॉयर्स हैं, सबसे ज़्यादा पॉलिटिशियंस हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। अलग अलग तबके के लोग नहीं हैं यहाँ पे फार्मर्स नहीं है, यहाँ पे ज़मींदार्स नहीं है, यहाँ पर अलग अलग जगह के बिजनेसमैन नहीं आए हुए। यहाँ पर जितने भी लोग हैं ज़्यादातर सब लॉयर्स हैं और जो पॉलिटिकल्स हैं, सत्ताधारी लोग हैं यहाँ पे, और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान है। ये बोलते हैं, ऐसा मैं नहीं बोल रहा, ये कह रहे हैं इसकी वजह से जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत बड़ा हो गया, लेंदी हो गया, उसकी लैंग्वेज इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो गई कि आसानी से हर कोई नहीं समझ सकता। अब ये ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं और ये जाहिर सी बात है, ये सच भी है। हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बड़े बड़े लॉयर थे और जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी लैंग्वेज भी बहुत टफ़ है। अगर आप नॉर्मली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ोगे तो वो आपको समझ में भी नहीं आएगा कहाँ से कहाँ पे जा रहा है, बिल्कुल भी आप उसको कैच नहीं कर पाएंगे। खैर आगे जो क्रिटिसिज्म होता था वो बोल रहे हैं कि डोमिनेटेड बाय हिंदूज़। कौन बोल रहा है? ये बहुत बड़े राइटर थे और इनका नाम था विंस्टन चर्चिल। ये बोलते हैं कि ओनली वन कम्युनिटी इन इंडिया, मतलब एक ही कम्युनिटी रिप्रेजेंट करी है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को, जो कि है हिंदू कम्युनिटी। अब ये अंग्रेज़ इतने चालाक है, पहले तो इन्होंने कम्युनलिज़म को इतना बढ़ावा दिया कि पहले बोला मुस्लिम्स के लिए अलग रिप्रेजेंटेटिव और उसको वोट ही करेंगे मुस्लिम्स ही। दैन उसके बाद इन्होंने पारसीज़ के लिए, इंडियन क्रिश्चियंस के लिए, एंग्लो इंडियंस के लिए, वुमेंस के लिए, लेबर्स के लिए, हर किसी के लिए अलग रिप्रेजेंटेटिव और हर किसी को वोट, उनके रिप्रेजेंटेटिव को वोट उनके ही लोग करेंगे। ऐसे कि इन्होंने क्या करा, पूरे देश को तहस नहस कर दिया था। इसी का रिज़ल्ट था जो मुस्लिम लीग ने एक अलग नेशन को बनाने की मांग की, पाकिस्तान। अब वो पाकिस्तान बन भी जाता है तो अब वो पाकिस्तान में बनने की वजह से काफ़ी जो बड़े नेता थे वो पाकिस्तान की तरफ चले जाते हैं, जो मुस्लिम बड़े नेता थे, और काफ़ी जो पब्लिक थी वो भी पाकिस्तान में चली जाती है। तो जाहिर सी बात है इंडिया में हिंदू लोग ज़्यादा बचेंगे। तो अब ये इतना कांड करने के बाद यही बोल रहे हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो डोमिनेटेड है हिंदू से। भाई हिंदू से डोमिनेटेड क्यों नहीं होगी? आप लोगों ने काम ही ऐसा कर रखा है, पहले पाकिस्तान अलग कर दिया, फिर अलग मुस्लिम्स अलग कर दिए, तो अब मुस्लिम्स बचे ही कौन जो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में हिस्सा लेंगे? उसके बाद ये डोमिनेटेड बाय हिंदूज़ बोलते हैं। दैन उसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स वगैरह देखते हैं अपने जो इस चैप्टर को फिनिश करने से पहले। एलिफेंट को, ये एक सिंबल है, इस सिंबल को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का सिंबल बना दिया गया। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का सिंबल एलिफेंट था, जिसको हमारे इंडिया के नक्शे में पूरा नक्शा जो है ये वाला,
इसके अंदर हमने एलिफेंट बना रखा है, ये सिंबल था। सर BN राव जो थे इनको अपॉइंट कर दिया गया कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र के रूप में। ये याद करने के वन लाइनर में MCQ में बहुत आते हैं ये वाले क्वेश्चंस। HVN अय्यंगर को बना दिया गया सेक्रेटरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, सेक्रेटरी बना दिया गया इनको। SN मुखर्जी को बनाया चीफ ड्राफ्ट्समैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ये नाम बिल्कुल रट लो क्योंकि इसमें से काफ़ी बार देखे गए हैं जो डायरेक्ट आ जाते हैं किसी भी एग्ज़ाम में। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रेम बिहारी नारायण रायज़ादा, जिन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को इस तरीके से स्टाइल में लिखा था। कैलीग्राफर थे इन्होंने, इंग्लिश में लिखा था, डिज़ाइन में इटैलिक डिज़ाइन था, उसमें इन्होंने हमारे संविधान को लिखा था। यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर बना भी रखा है इस फ़ोटो में, ये रहा, ये किस तरीके से टेढ़ा टेढ़ा करके लिख रखा है, ये उनका फ़ोटो है। इसको एक बार देख लोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। इन्होंने इटैलिक डिज़ाइन में प्रेम बिहारी नारायण रायज़ादा ने कैलीग्राफी करी थी हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, और जो कॉन्स्टिट्यूशन है उस पर डिज़ाइन वगैरह का बहुत काम हो रखा है। तो ये बेहर राम मनोहर और नंदलाल बोस ने करा था, डेकोरेशन का काम करा था। और जो हिंदी में लिखा था वो तो कृष्णा वैद्य ने लिखा था, और जो हिंदी में डेकोरेशन का काम करा था वो भी इन दोनों ने ही करा था। दैन इसके बाद हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। अगर आपको मेरी ये सीरीज़ अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डाउन चल रहा है, पता नहीं कि व्यूज़ नहीं आ रहे। अच्छे खासे व्यूज़ आ रहे थे इस सीरीज़ पे, अचानक से व्यूज़ रुक गए हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। अगर आपको वीडियो, अगर आप ये देख रहे हो तो आप इस पे कमेंट करके मुझको बताएं कि आपको ये कैसी लग रही है। अगर अच्छी लगती है तो अच्छा बताएं, गलत भी लगती है, कुछ अच्छी नहीं लगती, कुछ कमियां हैं तो एटलीस्ट वो भी बताएं, क्योंकि उससे मुझे पता रहेगा कि मुझे अपने अंदर कितना इम्प्रूवमेंट करना है। फ़िलहाल वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू सो मच गाइस।